हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग एग्ज़ाम वे टू सक्सेस चैनल पर। माई सेल्फ कोमल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल पर आपके साथ समसामयिकी घटना चक्र की एक सीरीज़ लेकर आए हैं। और इस सीरीज़ में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। इन सीरीज़ में हम आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको क्लियरिफिकेशन देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले और आपकी प्रैक्टिस को एक बेहतर रूप दिया जा सके। आज की हमारी इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था और आज हम इस वीडियो में सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के कुछ निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जिन्हें किसी भी राज्य को लागू करना होता है कानून बनाकर, ताकि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। और आपने फर्स्ट वीडियो में यानी कि फर्स्ट पार्ट में देखा था कि हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो कॉन्सेप्ट है उसे आयरलैंड के संविधान से लिया है। और यहाँ पर आपने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के 3-4 सिद्धांतों के बारे में पढ़ा होगा, यानी कि पढ़ा है फर्स्ट पार्ट में, जिसमें आपने देखा कि जो पहला सिद्धांत है वह है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वह एनफोर्सेबल नहीं होते। इनका मतलब है कि यदि आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन किया जाता है तो आप उन्हें न्यायालय में नहीं लेकर जा सकते, वह इन्फोर्सेबल नहीं होते किसी भी न्यायालय के द्वारा। और दूसरा, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं यह किसी भी देश के संचालन के लिए फंडामेंटल का कार्य करते हैं। और थर्ड में बताया गया है कि राज्य की यह ड्यूटी होती है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर अपने राज्य में लागू करे। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 में कुछ अलग अलग प्रोविजंस देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम अच्छे से डिटेल में एनालाइज करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के 30 क्वेश्चंस हम इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से, जिसमें हमसे पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। जो हमारे उद्योग होते हैं, इंडस्ट्री होती है, इनके मैनेजमेंट में कर्मकारों की भागीदारी यानी कि कर्मचारियों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो वह हमें किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन बी करेक्ट है, आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A में भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसमें आर्टिकल 36 से 51 में बताए गए हैं, इनमें आर्टिकल 43A है जो कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसके व्यायाधीश के द्वारा होता है? भारतीय संविधान में बोला गया है कि जो न्यायपालिका है वह कार्यपालिका से पृथक होकर अपना कार्यभार संभालेगी, अपना कार्य करेंगे। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि यह किस भारतीय संविधान के किस भाग में बताया गया है? ऑप्शन ए संविधान की उद्देशिका में, ऑप्शन बी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची के द्वारा और ऑप्शन डी परंपरागत व्यवहार के द्वारा। तो यहाँ पर आपने इस चैप्टर में पढ़ा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा जो हमारी न्यायपालिका होती है, जुडिशरी होती है, वह कार्यपालिका से अलग होती है। न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक होकर अपने कार्य करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो चलिए आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा व्यादेशित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में, जो राज्य की लोक सेवाएं होती हैं, लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कार्य
पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। यहाँ पर बोला गया है जो राज्य की लोक सेवाएं होती हैं उनमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। तो चलिए ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो हमारी न्यायपालिका होती है वह कार्यपालिका से अलग होती है। इसका उल्लेख किस भाग में किया गया है और कौन से आर्टिकल में किया गया है। तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 50 में इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो डीपीएसपीज हैं उनमें से कौन सा आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित होता है। आर्टिकल 51, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 41। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आर्टिकल 51 है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित होता है। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही सुमेलन इस प्रकार है। आर्टिकल 51 में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। आर्टिकल 41 काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। आर्टिकल 43A में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार दिया गया है और आर्टिकल 48A में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि अलग अलग आर्टिकल्स में कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे पूछा गया है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, यानी कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ पर किया गया है। संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में या फिर 9वीं अनुसूची में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार यानी कि आर्टिकल 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा और राष्ट्रों के बीच जो नेशंस होते हैं, नेशंस के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि के द्वारा बाध्यताओं के प्रति आचार बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता के द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर आपको 4 प्रकार के प्रयास के बारे में बताया गया है जो आपको आर्टिकल 51 में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्वों का उल्लेख करता है। मौलिक अधिकारों का भाग, मौलिक कर्तव्यों का भाग, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग या संविधान की प्रस्तावना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, भारतीय संविधान का भाग 4 जिसमें आर्टिकल 36 से 51 में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल भारत की विदेश नीति से रिलेटेड है। आर्टिकल 380, आर्टिकल 312 और आर्टिकल 60 और आर्टिकल 51। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है जिसमें दिया गया है कि आर्टिकल 51
भारतीय संविधान में एक ऐसा आर्टिकल है जो भारत की विदेश नीति से संबंधित होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें बताया गया है कि 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था। यहाँ पर आपको कुछ ABCD में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, तो इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था। यहाँ पर नहीं के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए, शोषण से बच्चों एवं अल्पवयस्कों की सुरक्षा। बी, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह। सी, समान आचार संहिता। और डी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वह करेक्ट है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है समान आचार संहिता, इसे 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। समान आचार संहिता 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल नहीं की गई थी। यह मूल संविधान के तहत ही अनुच्छेद 44 में वर्णित है। भारतीय संविधान में कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिन्हें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन जो समान आचार संहिता है वह मूल संविधान का ही भाग है। आर्टिकल 44 में ये दिया गया है, उसे 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया। निम्नलिखित प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम नीति के द्वारा जोड़े गए थे, जैसे कि बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं तथा शोषण से बच्चों एवं अल्पवयस्क व्यक्तियों की सुरक्षा करना, जो कि आर्टिकल 39 च में बताया गया है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, जो कि आर्टिकल 39 क में दिया गया है। और उद्योगों के मैनेजमेंट में श्रमिकों की भागीदारी करना, आर्टिकल 43 क में दिया गया है। और लास्ट में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये आर्टिकल 48 क में दिए गए हैं। ये सभी ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया था। और जो 42वां संवैधानिक संशोधन है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में बहुत सी चीज़ों को ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38। संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। ऊपर हमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा तत्व नहीं जोड़ा गया था, तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कौन सा तत्व जोड़ा गया था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ऑप्शन ए, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान वेतन का कार्य। बी, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। ऑप्शन सी, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। ऑप्शन डी, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, इस पॉइंट को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान में निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो शोषण का विरुद्ध अधिकार है वह किसके लिए है, बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए, जनजातियों के लिए या दलितों के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन सी में जो दिया गया है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसमें बताया गया है कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह बच्चों के लिए है, स्त्रियों के लिए है और जनजातियों के लिए है। यहाँ पर दलितों के लिए ये शब्द उसमें शामिल नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान में बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। जो दलित शब्द होता है वह संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसमें आपको बताया गया है कि बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए
और जनजातियों के लिए शोषण के विरुद्ध के अधिकार को स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन एक राज्य की नीति निदेशक तत्व नहीं है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में दिया गया है कि मद्य निषेध, गो संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। इनमें से कौन सा पॉइंट राज्य के नीति निदेशक तत्वों में नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शन डी है, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना, यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों में नहीं आता है। ओके, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान में मद्य निषेध जो दिया गया है आर्टिकल 47 में है, और जो गो संरक्षण है वह आर्टिकल 48 के तहत दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण आर्टिकल 48 क में के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है, जबकि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले आर्टिकल 45 के तहत नीति निदेशक तत्व था, लेकिन बाद में 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2002 के बाद इसे आर्टिकल 21 क के तहत अब एक मूल अधिकार बना दिया गया है। अब आर्टिकल 45 के तहत शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से जो कम के बच्चे होते हैं उन बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि मद्य निषेध आर्टिकल 47 में, गो संरक्षण आर्टिकल 48 में, पर्यावरण संरक्षण आर्टिकल 48 क में दिया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। लेकिन जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन था, यह पॉइंट पहले राज्य के नीति निदेशक तत्वों में था आर्टिकल 45 में, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 86 2002 में, जिसके बाद से यह हमारा फंडामेंटल राइट बन गया और भारतीय संविधान के भाग 3 में एक नया भाग जोड़ा गया आर्टिकल 21A, जिसमें आपको 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन कराना इम्पोर्टेंट बना दिया गया था 2002 में। तो यह पहले राज्य का नीति निदेशक तत्व था, लेकिन अब एक फंडामेंटल राइट है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा DPSP नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, कौन सा इनमें से नहीं है। मादक पेयों के उपभोग का निषेध करना, गायों और बछड़ों के वध का निषेध करना, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, और 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन डी देखेंगे ये नीति निदेशक तत्वों का भाग नहीं है। और वैसे भी यहाँ पर एज जो है वो गलत दी गई है, यहाँ पर 14 एज आएगा। 14 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे होते हैं इनको फ्री एजुकेशन देना एक फंडामेंटल राइट है, न कि हमारा नीति निदेशक तत्व। ये 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2002 में फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, पहले ये नीति निदेशक तत्व था। चलिए अब आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा DPSP में शामिल है। फर्स्ट, मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध, मादक पेयों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। यहाँ पर बोला गया है कि इनमें से कौन सा नीति निदेशक तत्वों का सिद्धांत नीति निदेशक तत्वों में शामिल होता है। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट दी गई है वे DPSP में आती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 47 में मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो औषधियाँ होती हैं उनके प्रयोजन से अलग उनका उपभोग करना ये सभी आपका DPSP में आता है, इन्हें प्रतिषेध करना DPSP में आता है। मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध करना मूल अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 23 क्लोज 1 के तहत किया गया है। अतः यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो 3-4 स्टेटमेंट दी गई हैं इनमें से कौन सा आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलता है। फर्स्ट, भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना और सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर की सुरक्षा प्रदान करना। आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत है जो आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उन्हें आप 3-4 कैटेगरी में डिवाइड कर पढ़ते हैं, जिनमें से एक कैटेगरी है कि गांधीवादी सिद्धांत। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत का है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसमें ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये दोनों सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत के तत्व हैं जो आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन बी। गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित कई प्रावधानों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत कई अनुच्छेदों में सम्मिलित किया गया है, यानी कि अलग अलग आर्टिकल्स में डिवाइड किया गया है, जो इस प्रकार है। आर्टिकल 40 में दिया गया है ग्राम पंचायतों का संगठन और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास किया गया है। आर्टिकल 43 के अंडर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि आर्टिकल 46 में दी गई है। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से अलग उनका उपभोग करना आर्टिकल 47 में दिया गया है। गायों और बछड़ों या जो भी कोई दुधारू पशु होते हैं उनके वध पर, यानी कि उनकी शिकार पर रोक लगाई गई है और उनकी नस्लों में सुधार करने का प्रयास किया गया है आर्टिकल 48 के अंडर में। तो यहाँ पर आपने जो स्टेटमेंट बाकी ऊपर पढ़ी थी उनमें से सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, जो कि गांधीवादी सिद्धांत के बारे में आपको बताती है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। ऑप्शन ए केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन बी केवल मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन सी ऊपर दिए गए ए और बी दोनों में, और ऑप्शन डी में दिया गया है कि ऊपर दिए गए में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका ऑप्शन सी है, जिसमें दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और मूल कर्तव्यों में, दोनों ही भागों में, भारतीय संविधान के दोनों भागों में, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए गए हैं और मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिन्हें एक अमेंडमेंट के थ्रू भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, भाग 4 ए में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। इन दोनों भागों में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत जोड़े गए आर्टिकल 48 ए के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। साथ ही संविधान में मूल कर्तव्यों के तहत, जिसमें आर्टिकल 51 ए जी के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत आते हैं वन, झील, नदी और वन्यजीव, इन सभी की रक्षा करेगा और उसका संवर्धन करेगा और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखेगा। जो भी प्राणी होते हैं उन सभी के प्रति दया भाव रखेगा। क्वेश्चन नंबर 45,
निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल होता है। ऑप्शन ए, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन करने का प्रयास करेगा। बी, राज्य किसी को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर प्रभेद नहीं करेगा। और अस्पृश्यता का प्रवर्तन। तो यहाँ पर आपसे एक पॉइंट के बारे में पूछा गया है कि कौन सा पॉइंट राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण करेगा और उसके संवर्धन के लिए प्रयास करेगा। यह आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पर पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से इनमें से किसके बारे में संविधान शांत है। यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं और पूछा है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं इनमें से किसके बारे में जो हमारा संविधान है वह शांत है। ए, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। बी, कर्मकारों का निर्वाह मजदूरी के बारे में। सी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता देना। और डी, बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, यानी कि प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में भारतीय संविधान एकदम शांत रहता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि भाग 4 में दिए गए हैं, आर्टिकल 36 से 51 में, इनमें कर्मकारों को, जो कर्मचारी होते हैं, मजदूर होते हैं, इनको निर्वाह मजदूरी का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 43 में। और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39 ए में दी गई है। 6 वर्ष से जो कम बच्चे होते हैं, 6 वर्ष से जो कम एज के बच्चे होते हैं, उनके लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखरेख और एजुकेशन शिक्षा 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा आर्टिकल 45 में है। लेकिन जो प्रौढ़ शिक्षा है वह इन सभी प्रावधानों में शामिल नहीं होती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में बाद में जोड़ा गया था। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो डीपीएसपी में बाद में जोड़ा गया था, मूल संविधान में का भाग वह नहीं है। ऑप्शन ए, ग्राम पंचायतों का संगठन। बी, गोवध निषेध, जो गोवध होता है यानी कि गायों का शिकार जो होता है उसे निषेध करना। मुफ्त कानूनी सलाह। और डी, समान नागरिक संहिता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, फ्री मुफ्त कानूनी सलाह, फ्री लीगल एडवाइस जो है वह बाद में जोड़ी गई थी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। मुफ्त कानूनी सलाह या राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 39 ए में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में। फर्स्ट, इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमज़ोर वर्गों को फ्री यानी कि निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। सेकंड, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत आर्टिकल 39 ए में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराता है और साथ ही में ये देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश भी देता है और वित्तीय अनुदान भी प्रदान कराता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में हम देखेंगे कि भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटी जो होती है, निम्न में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करता है। जो लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है वह किस टाइप के सिटीजन्स को फ्री में विधिक सेवाएं प्रदान करता है। फर्स्ट, 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले, यानी कि जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम होती है एनुअली। सेकंड में दिया गया है 2 लाख से कम 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर। थर्ड में दिया गया है 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी सदस्यों को। और फोर्थ में दिया गया है कि सभी वरिष्ठ नागरिकों को, यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उन्हें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें बताया है कि 1 लाख से कम वर्ष के व्यक्तियों को और 2 लाख से कम वार्षिक पाए जाने वाले ट्रांसजेंडर्स को, इन सब को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान कराता है लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के आर्टिकल 39A में भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान कराता है। निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने हेतु निम्न व्यक्ति पात्र होते हैं, यानी कि जिन्हें फ्री लीगल सर्विस दी जाती है उनमें जो व्यक्ति होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, महिला और बच्चों को। सेकंड, अनुसूचित जाति और जनजातियों के सदस्यों को। थर्ड, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक औद्योगिक आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके लिए। फोर्थ, औद्योगिक कामगारों को, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ में मजदूर होते हैं उनके लिए। फिफ्थ, मानसिक रोगी या दिव्यांग व्यक्ति के लिए जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं। सिक्स्थ में है हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए। सेवंथ, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित आय सीमा से कम होती है, यानी कि जो एक सीमा निर्धारित की जाती है उससे कम होती है, उन व्यक्तियों के लिए। आठवीं दिया गया है मानव तस्करी या बेगार से पीड़ित व्यक्तियों के लिए। उपयुक्त अधिनियम की धारा, जो ऊपर प्रोविजंस दिए गए हैं, इनकी अधिनियम की धारा 12H के अंतर्गत विभिन्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में फ्री लीगल सर्विस प्राप्त करने हेतु आय सीमा भिन्न भिन्न होती है, यानी कि हर स्टेट में अलग अलग होती है। यह सीमा कतिपय अपवादों के अतिरिक्त अधिकांश राज्यों में 1 लाख रुपए तक है और कुछ राज्यों में 1.5 लाख रुपए तक है और कुछ में यह 3 लाख रुपए तक भी है। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण, जो दिल्ली में विधिक सेवा प्राधिकरण है, वहाँ के लिए 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले सामान्य व्यक्ति और 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान की जाती है। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 2 लाख रुपए से कम वार्षिक वाले वरिष्ठ नागरिकों को भी निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है, यानी कि वो सीनियर सिटीजन्स जिनकी इनकम 2 लाख रुपए से कम होती है वे भी फ्री लीगल एडवाइस के लिए एलिजिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर पूछा गया है कि मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य करने हेतु समान वेतन और सूचना का अधिकार, इन चारों में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल नहीं होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि मद्य निषेध, काम का अधिकार और समान वेतन जो है वह राज्य नीति निदेशक तत्वों में शामिल होते हैं, लेकिन जो सूचना का अधिकार दिया गया है वह हमारा फंडामेंटल राइट होता है, जो कि भाग 3 में दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन डी। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत आर्टिकल 39A में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों के लिए समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार और
आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम करने, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 39 घ में पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए काम करने का दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन वर्णित है। जबकि आर्टिकल 47 में राज्य अपने लोगों के लिए पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कार्यों में मानेगा। और जो राज्य है विशिष्टता मादक पदार्थों, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग करने का प्रयास करेगा। सूचना का जो अधिकार है वह नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं होता। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक लीगल अधिकार यानी कि एक लीगल राइट है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में इसे संविधान के आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए में वर्णित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में निहित माना है। इसलिए आप इसे फंडामेंटल राइट भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा डीपीएसपी है। ए समान नागरिक संहिता, बी प्रेस की स्वतंत्रता, सी धर्म की स्वतंत्रता और डी विधि के समक्ष समानता। तो जो आपको ऑप्शन ए में दिया गया है समान नागरिक संहिता, यह आपका डीपीएसपी का पार्ट है। और प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता, ये सभी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। संविधान के आर्टिकल 44 में राज्य के द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड प्राप्त कराने का प्रयास किया गया है। करना राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल है। बाकी सभी ऑप्शंस आपके फंडामेंटल राइट्स के हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 को। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा इनमें से डीपीएसपी है। मद्य निषेध, फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध करना, बेगार अथवा बलात्कार का निषेध करना और अस्पृश्यता का निषेध। तो यहाँ पर आपको बताना है सही उत्तर आपका कौन सा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ऑप्शन सी यानी कि ओनली 1 जो मद्य निषेध है वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक सब्जेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओनली 1। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मद्य निषेध भारतीय संविधान के आर्टिकल 47 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत का विषय है। जबकि फैक्ट्रियों और खानों में बाल श्रम का निषेध आर्टिकल 24 में, बेगार और बलात्कार का निषेध आर्टिकल 23 में और जो अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया गया है आर्टिकल 17 में दिया गया है। ये सभी आपके फंडामेंटल राइट्स के भाग हैं, न कि डीपीएसपी के। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं होता है। राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि ए पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, बी जीविकापार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन और काम के हेतु न्याय संगत और मानव उचित दशाओं में रहे। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, क्योंकि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं होता। अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 में दिया गया है, जो कि फंडामेंटल राइट का भाग है। बाकी ए, बी और डी आपके डीपीएसपी के भाग होते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार के तहत आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। और बाकी जो आपके 3 ऑप्शंस हैं, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए एक समान वेतन देना आर्टिकल 39 घ में, जीविकापार्जन के लिए पर्याप्त साधनों का समान अधिकार होना आर्टिकल 39 ए में, और काम के लिए न्याय संगत और मानव उचित दशाएं आर्टिकल 42 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के भाग में दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट होता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन डीपीएसपी का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा? जो हमारे भारतीय संविधान का भाग है 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनके बारे में एक स्टेटमेंट दी गई थी और बोला था कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक होते हैं जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किए जाते हैं। तो ये बात किसने कही थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, के.एम. मुंशी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या फिर के.टी. शाह ने? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, के.टी. शाह ने। के.टी. शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। के.टी. शाह ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है, ये स्टेटमेंट दी थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा गया है। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन तीनों में भारत राज्य सरकार के द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन से पूरे होते हैं? यहाँ पर पूछा गया है कि जो भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए थे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपबंध में इनमें से कौन से वे पूरे करते हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो सिद्धांत दिए जाते हैं, राज्य उन्हें अपने कानून के द्वारा कानून बनाकर उन्हें लागू करता है ताकि राष्ट्र की सामाजिक सहायता कार्यक्रम किए जा सके। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 15 अगस्त 1955 से प्रारंभ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरू किए गए थे और संविधान में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी कि राज्य के संवैधानिक लक्ष्य जो कि आर्टिकल 41 के तहत बेरोजगारी, वृद्धावस्था की आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधी निर्देश की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्नलिखित कौन से सूचीबद्ध हैं? भाग 4 में इनमें से कौन कौन से पाठ आते हैं? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता और छोटे परिवार का मानदंड। 4th में दिया गया है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन बी जो है जिसमें फर्स्ट और सेकंड के बारे में बताया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन देना और समान नागरिक संहिता, ये दोनों पॉइंट आपके भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल किए जाते हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देश सिद्धांतों में आर्टिकल 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन और आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता है, जबकि आर्टिकल 350 ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। लेकिन ये संविधान के भाग 4 का पार्ट नहीं है। इस चैप्टर में 56 क्वेश्चन ही थे जिन्हें हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अब हम मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में जो डिफरेंस है उनके बारे में बताते हैं। फर्स्ट में दिया गया है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वे भाग 3 में और डीपीएसपी भाग 4 में दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से। मौलिक अधिकारों की जो प्रवृत्ति होती है वह नकारात्मक होती है और जो डीपीएसपी होते हैं वो सकारात्मक होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वे राज्य के विरुद्ध में नागरिकों को दिए जाते हैं, लेकिन जो डीपीएसपी होते हैं वह राज्य का कर्तव्य होता है कि इन सिद्धांतों को वह एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने में इस्तेमाल करे। 4th में दिया गया है कि यह वाद योग्य होते हैं और इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा लागू इन्हें कराया जा सकता है, लेकिन जो डीपीएसपी होते हैं वह
गैर वाद योग्य होते हैं, इन्हें न्यायालय के द्वारा आप लागू नहीं करवा सकते। 5th में बताया गया है कि कानूनी रूप से मान्य होते हैं। जो फंडामेंटल राइट होते हैं वह कानूनी रूप से मान्य होते हैं, लेकिन जो DPSP होते हैं वह नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्य होते हैं। 6 में बोला है कि लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर बोला गया है कि फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए आपको कोई भी विधान यानी कि कोई भी एक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप ही लागू होते हैं। और जो हमारे DPSP होते हैं इन्हें कानून बनाकर लागू किया जाता है एक कल्याणकारी समाज बनाने के लिए। यहाँ पर बोला गया है कि व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। जो व्यक्तिगत कल्याण होता है उसको बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जो सामाजिक और आर्थिक कल्याण होता है उसे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं यह इंडिविजुअल्स के बारे में बात करते हैं, व्यक्तिगत कल्याण। और जो हमारे DPSP होते हैं वह सामाजिक और आर्थिक यानी कि कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। और जो 8 पॉइंट नंबर 8 में दिया गया है कि नागरिकों को स्वतः प्राप्त होते हैं कि इन्हें लागू करने के लिए कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ये हमारे संविधान में दिए गए हैं, ये हमें अपने आप ही प्राप्त होते हैं। जन्मसिद्ध अधिकार होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। और यहाँ पर DPSP में बताया गया है कि सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं ये अपने आप ही लागू नहीं होते, इन्हें कानून बनाकर राज्य के द्वारा लागू किया जाता है। तो चलिए इस चैप्टर को यहीं पर फिनिश करते हैं। यहाँ पर आपने 56 क्वेश्चन को डिटेल में किया और DPSP और जो फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस था वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।